प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा का स्वदेश, कई मायनों में ऐतिहासिक रही यात्रा। रोम में एफएओ एग्रीकोला मेडल से प्रधानमंत्री सम्मानित, किसानों को समर्पित किया सम्मान। राज्यपाल ने रांची में कुलपति सम्मेलन को किया संबोधित, शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर जोर। झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के क्रियान्वयन पर मंथन। राज्य के 27 नक्सलियों ने चुनी मुख्य धारा की नई दिशा, रांची पुलिस मुख्यालय में किया आत्मसमर्पण, हथियार भी सौंपे। डीजीपी और अन्य अधिकारियों ने किया स्वागत। एसआईआर को लेकर हलचल बढ़ी, 23 मई को मतदान केंद्रों पर प्रकाशित होगी अनमैप्ड इलेक्टर लिस्ट। रांची समेत विभिन्न जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली पहुंचने पर उनका एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा कर स्वदेश लौट आए हैं और ये ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब प्रधानमंत्री नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई के बीच उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के महत्वपूर्ण 5 देशों की आधिकारिक यात्रा की। और इस ऐतिहासिक विदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य कहीं न कहीं रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, एआई और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यूएई पहुंचे थे अपने प्रथम चरण में, उसके बाद नीदरलैंड गए और स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पूरी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। 57 से ज्यादा महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और कई प्रमुख ऐसे समझौते हैं जिससे भारत को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा मिलने वाला है। और ये 5 देशों की यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण रही। इस यात्रा से भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिली है, नया भारत यहाँ उभरता हुआ नजर आ रहा है। यूएई और 4 यूरोपीय देशों की यात्रा प्रधानमंत्री सफलतापूर्वक पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं और ये यात्रा संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की थी, जहां रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को एक गति मिली है, एक ऊर्जा मिली है और यहाँ रिश्ते और मजबूत हुए हैं, दोस्ती को मजबूती मिली है। और कई देशों की यात्रा ऐसी यात्रा थी जहां 4 दशकों तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा था, वहां इस बार भारतीय प्रधानमंत्री वहां गए और कई बड़े समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। 57 से ज्यादा महत्वपूर्ण डील मानी जा रही हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे हैं। प्रधानमंत्री को कल रोम में एफएओ एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सम्मान को भारत के किसानों, पशुपालकों, मत्स्य क्षेत्र से जुड़े समुदायों, कृषि वैज्ञानिकों और नवाचारकर्ताओं को समर्पित किया। नरेंद्र मोदी ने इटली यात्रा के दौरान खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय का भी दौरा किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल के एग्रीकोला मेडल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सम्मान की शुरुआत 1977 में हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए फूड सिक्योरिटी पॉलिसी मैटर नहीं, ये एक मानवता के प्रति जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत में कृषि सिर्फ फसल उगाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मदर अर्थ से गहरे संबंध को दर्शाता है और इसीलिए यह पुरस्कार देश के अन्नदाताओं को समर्पित है। यह केवल मेरा सम्मान नहीं है, ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को
अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 दिनों के दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा की। श्री मोदी की ये यात्राएं कई मायनों में ऐतिहासिक रहीं। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के बीच दुनिया भर में तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के चलते सभी की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा पर रही। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की अपनी महत्वपूर्ण 5 देशों की यात्रा पूरी की। यह यात्रा भारत की विदेश नीति में बदलाव के संकेत हैं, जहां भारत तकनीकी सहयोग को बढ़ाने, सप्लाई चेन सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच हुई यह यात्रा ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही। 5 देशों की यात्रा का अंतिम पड़ाव इटली रहा, जहां भारत और इटली ने आपसी संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया। इसके अलावा रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री परिवहन, क्रिटिकल मिनरल समेत 15 समझौते किए गए। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में भारत की सक्रिय और रणनीतिक पहल को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा भू राजनीतिक संतुलन की दिशा में एक अहम कदम है, जहां भारत कई नए साझेदार बनाकर अमेरिका और चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। रांची में आज से 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन शुरू हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और यूजीसी के संयुक्त सचिव दीपक वत्स उद्घाटन सत्र में मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर जोर दिया। झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के क्रियान्वयन समेत अन्य विषयों पर इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मंथन होगा। उद्घाटन सत्र के दौरान शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। सीबीआई की धनबाद टीम ने केंद्रीय सीमा शुल्क उत्पाद विभाग के गिरिडीह स्थित सीजीएसटी कार्यालय में छापेमारी कर सुप्रिंटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई दोनों को गिरफ्तार कर धनबाद ले गई है। सीबीआई की यह कार्रवाई 15 घंटे से अधिक चली। इन दोनों पर बिरनी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से रिश्वत मांगने का आरोप है, जिस पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। तीन आदमी के द्वारा मिल करके जीएसटी नंबर पर 3-4 जीएसटी नंबर पर करोड़ों रुपया का फर्जी किया है और हमको 2023, 24, 25 तक पूरा परेशान कर रहे हैं। मेरे जीएसटी नंबर पर 3 करोड़ का बिल काटा था और 2-4 जितने जीएसटी नंबर है सब पर टोटल मिला के 17-18 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया था। झारखंड समेत देश भर में नक्सल विचारधारा अस्त हो चुकी है और भटके लोग मुख्य धारा में शामिल होकर नई दिशा की ओर चलने को तैयार हैं। रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा और सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष 27 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से कई इनामी नक्सली भी हैं। ऑपरेशन नवजीवन के तहत 25 भाकपा माओवादियों और 2 जेजेएमपी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस दौरान इन नक्सलियों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी पुलिस को सौंपा। मौके पर नक्सलियों के परिजन भी मौजूद रहे। पुलिस महानिदेशक और अधिकारियों ने मुख्य धारा में शामिल होने वाले नक्सलियों का स्वागत किया। कृषि प्रधान देश में मौसम का मिजाज किसानों की चिंताएं बढ़ा देता है, लेकिन सही तकनीक और सही समय पर मिली जानकारी से सुखाड़ जैसी आपदा को भी मात दी
दी जा सकती है। इसी उद्देश्य के साथ कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के निर्देशानुसार गढ़वा में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। गढ़वा जिला प्रशासन और कृषि विभाग इन दिनों जिले के किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आयोजित जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ डीडीसी पशुपतिनाथ मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला का मुख्य फोकस इस वर्ष मौसम विभाग द्वारा लगाए गए कम वर्षा के अनुमान पर रहा। हमारे किसान भाइयों को कोई तकलीफ नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है आपकी उन्नति के लिए, आपकी भलाई के लिए, और उसी भलाई का एक ये हिस्सा है कि हमें आज प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि अगर पानी कम होता है तो हम कौन सा फसल किस रूप से और कैसे उगाएं ताकि हम अपना फसल भी उपजा सकें। कार्यशाला के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को इस खरीफ सीजन में धान के बजाय दलहन फसलों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि गढ़वा और पलामू प्रमंडल को अरहर उत्पादन का कटोरा माना जाता है। सबसे ज्यादा अरहर होता है, तो गढ़वा में लगभग 30,000 हेक्टेयर में अरहर होता है। मोटा मोटी थोड़ा बहुत अलग अलग साल में वैरी करता है, लेकिन लगभग 30,000 हेक्टेयर में आपका अरहर होता है। और उतना ही अरहर या 1,000 हेक्टेयर ज्यादा आपको पलामू में है। तो यही दोनों जो जिला है अरहर में बहुत ज्यादा पैदा करके पूरे झारखंड को अरहर में रिच बनाए हुए। कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन को भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एक बड़ा जरिया माना गया है। जिला मत्स्य पदाधिकारी धनराज आर्य कापसे ने कार्यशाला में मौजूद मछली पालक किसानों को कम पानी में तेजी से बढ़ने वाली मछलियों की प्रजातियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, ताकि पानी की कमी के बावजूद उनकी नियमित आय प्रभावित न हो। प्रकार की खेती करेंगे, हमारा व्यवसाय भी बना रहे और हमारी आय भी होती रहे, और हमको जो साल में जो लगता है उतना उपज हम लोग ले सकें। तो विभिन्न विभाग और विभिन्न बातें और विभिन्न वैज्ञानिकों की सोच से 2, 3, 4 बातें ऐसी मुझे लगती है जो हम लोगों को करना चाहिए, जो कम से कम पानी में भी हमारा व्यवसाय सुचारू कर सके। इस खरीफ कार्यशाला के माध्यम से गढ़वा के किसानों को न सिर्फ नई तकनीकों की जानकारी मिली है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने का एक नया संबल मिला है। गढ़वा से विजेंद्र की रिपोर्ट। राज्य सरकार के दावों के इतर प्रदेश के कई हिस्सों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव तंत्र की पोल खोल रहा है। जामताड़ा का बोंडीह गांव में गंभीर पेयजल संकट है, जिस कारण स्थानीय लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जामताड़ा प्रखंड का 100% आदिवासी बहुल लादना बोंडीह गांव सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को बयां कर रहा है। जंगलों के बीच बसे इस गांव में लगभग 25 आदिवासी परिवार रहते हैं। गांव में विकास के नाम पर पक्की सड़क तो पहुंच गई है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं अभी भी कोसों दूर है। पानी का दिक्कत है, एक ही चापाकल है, डैम का पानी पीते हैं, वही पानी का समस्या है। हम लोग का उतना बड़ा गांव में 2 चापाकल था तो एक खराब हो गया, एक है। पानी की किल्लत के साथ साथ यह गांव अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी जूझ रहा है। स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं जैसे वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन का लाभ भी यहां के जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं अधिकांश परिवार आज भी जर्जर कच्चे मकानों में रहने को विवश हैं। इस गांव में बहुत कष्ट है पानी का। इस गांव में पक्का मकान नहीं मिला है। इस गांव में जो बुढ़ा बुजुर्गों है उन लोगों को पेंशन विकलांग नहीं मिला। गांव के युवाओं के अनुसार
शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अति आवश्यक सुविधाएं भी इस सुदूरवर्ती क्षेत्र के लिए एक सपना बनी हुई है। गांव में ना तो कोई आंगनबाड़ी केंद्र है और ना ही प्राथमिक विद्यालय। बच्चों और मरीजों को हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे खासकर बरसात के दिनों में मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं। यहाँ का समस्या है, पानी का समस्या है। जैसे गांव में एक ही वो चापाकल है, जबकि 21 से 22 घर है यहाँ। और आंगनबाड़ी यहाँ नहीं है। आंगनबाड़ी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर में है। अस्पताल भी 1-1.5 किलोमीटर दूर में है, जो छोटा छोटा बच्चा नहीं जा पाता है वहाँ आंगनबाड़ी। इस पूरे मामले पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मानती है कि बोंडीह गांव में विकास की रफ्तार बेहद धीमी रही है। लादना पंचायत की मुखिया पार्वती सोरेन ने कहा कि उन्होंने पेयजल की समस्या के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए विभाग को लिखा है और बेघर लोगों को पक्का मकान दिलाने के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखा जाए तो वहाँ चापाकल भी एक ही है और चापाकल की स्थिति खराब होने के चलते गांव के लोग पानी मतलब दिन का पानी पी रहे हैं, जिससे मतलब कि आदमी लोग मतलब जहाँ वहाँ रहते हैं लोग, उनके मतलब बीमारी को भी लेकर समस्या आती है। आजादी के दशकों बाद भी बोंडीह गांव की यह बदहाली न सिर्फ प्रशासनिक दावों की पोल खोलती है, बल्कि नीति निर्धारकों को आईना भी दिखाती है। जरूरत है कि प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए इन आदिवासियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान अब सीमाओं से परे हो चला है। कई देशों में इस अभियान का विस्तार हुआ है, जो पर्यावरण संरक्षण को नया आयाम दे रहा है। एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण संरक्षण और धरती के बेहतर भविष्य की राह दिखाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल। एक ऐसा अभियान जिसने भारत ही नहीं विदेशों में भी लोगों को जोड़ा। मां को नमन और धरती मां के संरक्षण का सामूहिक प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महाअभियान में अब कई देशों के नेता भी शामिल हो चुके हैं। इटली यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णा तूत का पौधा लगाकर इस अभियान को नया विस्तार दिया। इटली में इसका उपयोग शानदार डेजर्ट बनाने के लिए किया जाता है। वहीं भारत में आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में इसका बहुत अधिक महत्व है। साल दिसंबर में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली इस अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने अदीस अबाबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर पेड़ लगाया। इससे पहले 25 जुलाई 2025 को मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू इस अभियान से जुड़े और उन्होंने माले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर पौधारोपण किया। पिछले साल जुलाई में ही त्रिनिडाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर इस अभियान में शामिल हुई। उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पौधारोपण कर वैश्विक संदेश दिया। पिछले साल मार्च में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने अभियान में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर शिवसागर रामगुलाम वनस्पति उद्यान में पेड़ लगाकर साझी प्रतिबद्धता का वैश्विक संदेश दिया। नवंबर 2024 में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने जॉर्ज टाउन में अपने परिवार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पेड़ लगाया। प्रधानमंत्री की इस पहल से कई देश पर्यावरण संरक्षण के ठोस प्रयास की दिशा में प्रेरित हुए हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलग्रिनी ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल की तारीफ की, बल्कि इस अभियान से प्रेरणा लेने की भी बात कही। एक पेड़ मां के नाम अभियान की वैश्विक लोकप्रियता साफ पढ़ी जा सकती है और अब इसका विस्तार 136 से अधिक देशों तक हो चुका है। विदेशों में इस अभियान के तहत 27,500 से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। 5 जून 2024 को शुभारंभ के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल अभूतपूर्व विस्तार की गवाह बनी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व समुदाय को लगातार प्रेरित करते आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी मिशन लाइफ प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे प्रयास हैं जिन्हें विश्व भर ने सराहा है और अपनाया है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को नई राह दिखा रहे हैं और संदेश दे रहे हैं
अपनी धरती और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से बचने के लिए सबको साथ आना होगा, मिलकर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड समेत देश भर में मीठी क्रांति के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। रांची के नगड़ी में समूह बनाकर किसान बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। रांची के नगड़ी प्रखंड के लुपुंगा गांव में करीब 200 ग्रामीण किसान समूह का निर्माण कर वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं। स्थानीय मधुमक्खी पालक संजय उरांव बताते हैं कि अनुकूल मौसम के कारण साल में 5 से 6 बार शहद निकाला जाता है, जिससे प्रति बक्सा करीब 8 किलो तक उत्पादन हो जाता है। कुल मिलाकर हम लोग का 450 बक्सा है। हम लोग साल भर में इसको 5 बार से 6 बार तक मौसम के अनुसार निकालते हैं। जैसे खरीफ, रबी, वैसे करके सरसों हुआ। अभी कोरंज का सीजन है तो कोरंज यहाँ पे बहुतियात में है, तो हम लोग कोरंज के लिए यहाँ लुपुंगा लेके आए हैं, जिसमें हम लोग का सभी दीदी का एक ही जगह माइग्रेशन हुआ है और यहीं पे रखा गया है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा मौसम अनुकूल नहीं रहा, नहीं तो अभी हम लोग को इसमें 8 किलो करके एक बक्सा से मधु निकलता है। झारखंड की हरी भरी वादियां और विविध वनस्पतियों के कारण यहाँ उत्पादित होने वाले शहद की मांग बाजारों में काफी अधिक है। एक अन्य प्रगतिशील मधुमक्खी पालक अनिल केसरी का मानना है, यदि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन इस क्षेत्र को थोड़ा और तकनीकी और वित्तीय सहयोग दे तो झारखंड देश में शहद उत्पादन के मामले में अग्रणी सूबा बन सकता है। लुपुंगा गांव में करंज का पेड़ ज्यादा होने के कारण इसमें मधु अच्छा प्राप्त होता है। नगड़ी प्रखंड के इन सुदूरवर्ती गांव में मीठी क्रांति को धरातल पर उतारने का बड़ा श्रेय झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को जाता है। JSLPS के प्रखंड समन्वयक पंकज कुमार ने बताया कि संस्था की ओर से प्रत्येक किसान को शुरुआत के लिए 2-2 बक्से दिए जाते थे, जिससे प्रेरित होकर किसान अब खुद के खर्च पर भी अतिरिक्त बक्से लगा रहे हैं। JSLPS के तरफ से भी दीदी लोग को 2 बक्सा अनुदान में दिया जा रहा है। इसमें बढ़ावा बहुत अच्छा है कि इसलिए कि एक बॉक्स से आप आमदनी देखिएगा तो 40, अगर मौसम सब कुछ सही रहा तो 40 केजी से 80 केजी तक मधु का रस निकाल सकते हैं एक साल में एक बॉक्स से। तो हम लोग 2 बॉक्स अनुदान में दे रहे हैं और दीदी को चाह रहे हैं कि 5 बॉक्स से स्टार्ट करें अपना, जो कि बिजनेस एक छोटा स्तर से मतलब कम पैसा लगा के बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खियाँ न केवल शहद देती हैं बल्कि फसलों में परागण के जरिए कृषि की पैदावार को भी 30% तक बढ़ा देती है। ऐसे में विश्व मधुमक्खी दिवस का यह अवसर हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण संतुलन, कृषि विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए इन नन्हे जीवों का संरक्षण कितना अनिवार्य है। रांची से अवधेश की रिपोर्ट। राज्य में SIR को लेकर हलचल तेज है। रांची समेत विभिन्न जिलों में इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर 23 मई को अनमैप्ड इलेक्टर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। यह प्रक्रिया मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत की जा रही है। उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि अगर उनका नाम पूर्व की मतदाता सूची से मैप नहीं हुआ है तो वे 23 मई को मतदान केंद्र पर पहुंचकर आवश्यक मैपिंग प्रक्रिया पूर्ण करा लें। उपायुक्त ने SIR को लेकर बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने मैपिंग कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। जमशेदपुर स्थित सिंहभूम चैम्बर भवन में SIR वोटर ID और आधार कार्ड कैंप का आयोजन हुआ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आयोजित इस कैंप में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मौके पर मतदाता सूची में नाम सत्यापन, ID कार्ड में त्रुटि सुधार, वोटर ID के लिए नए आवेदन और आधार कार्ड में सुधार तथा नया कार्ड बनाने जैसी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई गई। चैम्बर के अध्यक्ष मानव केडिया ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर बल दिया।
जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है वो अभी नाम अपना एनरोल करा सकते हैं। उसके बाद अभी SIR चालू होने वाली है, 20 जून से स्टार्ट हो जाएगी। उसमें आपका 1/10/2026 तक जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है वो सभी एनरोल करा सकते हैं। नाम गलत था, उसको करेक्शन कराया, डेट ऑफ बर्थ गलत था, वो करेक्शन कराया, और मेरा वाइफ वाला में भी नाम गलत था, वो करेक्शन कराया। लोगों की डिमांड थी कि वोटर ID का करेक्शन कराना है, आधार में बहुत से करेक्शंस है जिनको इलेक्शन के समय भी बहुत दिक्कत होता है वोटर ID में मिस्टेक होने के कारण, और खासकर मैपिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो पहले किसी कंस्टिट्यूंसी में थे अभी चेंज हो गया है उनका कंस्टिट्यूंसी, तो अभी SIR मैपिंग कराना मस्ट हो गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अनुरोध करना चाहूँगा कि आज अगर कैंप पे नहीं भी आ सके, हम लोग कोशिश करके अगले महीना फिर हम कैंप लगाएंगे, लेकिन आप SIR मैपिंग जरूर करा लें जिससे आपका एग्जैक्ट जो है बूथ जो है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। BCCI ने घरेलू क्रिकेट का शेड्यूल जारी कर दिया है। रणजी ट्रॉफी इस बार 2 चरणों में आयोजित होगी। BCCI ने घरेलू क्रिकेट का शेड्यूल जारी कर दिया है। रणजी ट्रॉफी एक बार फिर से 2 चरण में खेली जाएगी, जिसमें पहले चरण की शुरुआत 11 अक्टूबर से होगी। तो वहीं 2026-27 घरेलू सत्र 23 अगस्त को दलीप ट्रॉफी के साथ शुरू होगा। क्षेत्रीय प्रारूप में वापसी करने वाले दलीप ट्रॉफी 23 अगस्त से 10 सितंबर तक खेली जाएगी और ये पूरा टूर्नामेंट बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होगा। और आगामी सत्र के दौरान BCCI आयु वर्ग और सीनियर क्रिकेट में कुल 1788 मुकाबलों का आयोजन करेगा, जिसमें पुरुष के लिए अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 के अलावा सीनियर स्तर पर, जबकि महिलाओं के लिए अंडर 15 और अंडर 19 और अंडर 23 के अलावा सीनियर स्तर के मुकाबले शामिल हैं। IPL क्रिकेट का रोमांच जारी है। कोलकाता ने कल मुंबई को 4 विकेट से पराजित किया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात की टीम पहले ही प्ले-ऑफ में पहुंच चुकी है, जबकि चेन्नई की टीम प्ले-ऑफ की रेस में खुद को बनाए रखने के लिए उतरेगी। हालांकि टीम के लिए प्ले-ऑफ में पहुंचने का रास्ता काफी मुश्किल हो चला है, तो वहीं गुजरात की कोशिश रहेगी कि वह खुद को शीर्ष 2 में रखने में कामयाब रहे। लीग चरण में शीर्ष 2 स्थानों पर रहने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने के 2 अवसर। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में लगातार अधिकतम तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। बाकी अन्य जिलों में भी लोगों को गर्मी ने परेशान कर रखा है। राज्य के कुछ हिस्सों में इस अवधि में हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में 26 मई तक आंधी, बारिश और वज्रपात के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा कर लौटे स्वदेश। कई मायनों में ऐतिहासिक रही यात्रा। रोम में FAO एग्रीकोला मेडल से प्रधानमंत्री सम्मानित। किसानों को समर्पित किया सम्मान। राज्यपाल ने रांची में कुलपति सम्मेलन को किया संबोधित। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर जोर। झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के क्रियान्वयन पर मंथन। राज्य के 27 नक्सलियों ने चुनी मुख्य धारा की नई दिशा। रांची पुलिस मुख्यालय में किया आत्मसमर्पण। हथियार भी सौंपे। DGP और अन्य अधिकारियों ने किया स्वागत। SIR को लेकर हलचल बढ़ी। 23 मई को मतदान केंद्रों पर प्रकाशित होगी अनमैप्ड इलेक्टर लिस्ट। रांची समेत विभिन्न जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज।